नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो ध्यान रखेंगे, ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, सबसे पहले उसे देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जू का निर्माण किया जाएगा। हालांकि ये बातें पहले से राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही है कि बिहार के अररिया जिले में एक स्थान है रानीगंज, यहाँ पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये निकलकर सामने आ रही है, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने वाला है। फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है, ये तमाम बातों को ध्यान रखिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। उससे पहले आप सबों को बता दूं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह होते हैं, वो सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर जाके इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। खास विशेषता इसमें यह है कि जो आपका पिछला जो क्लास छूट चुका है, जो पिछला मटेरियल आपका छूट चुका है जनवरी 2023 से अब तक का, वो सारा आपको इस कोर्स में निःशुल्क मिल जाएगा। आप चाहे तो बीपीएससी वाला एक अलग से कोर्स संचालित हो रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त हुए हैं। डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो नई नियुक्ति हुई है, यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर होगा आलोक राज, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 30 अगस्त 2024 को 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तस्वीर में यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बातें यहाँ से विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वे 31 दिसंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे और मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के गोपालपुर नेवरा गांव के वे निवासी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल रूप से वे कहां से, किस जिले से, किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि उन्होंने मौजूदा पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी, जिनका जो पूरा नाम है यह राजविंदर सिंह भट्टी, इनका स्थान लिया है, जिन्हें अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, उन्होंने किनका स्थान लिया है, वे कब तक इस पद पर रहेंगे, नाम क्या है, ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी नियुक्ति को लेकर। और खास करके बिहार में इस तरह की नियुक्ति, जो खास करके पुलिस महानिदेशक की हम बात करें तो एक अहम पद है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी मैं इनके संदर्भ में आपको दे दूं कि नए डीजीपी आलोक राज वर्ष 2004 से 2011 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें उन्हें मिले सम्मान की, उन्हें मिले पदक की, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 1994 में पुलिस वीरता पदक और फिर 2008 में सराहनीय सेवा पदक तथा 2016 में विशिष्ट सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए अटल रत्न सम्मान से भी अलंकृत किया गया था उन्हें। तो यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पहले भी कई दफा हमने बतलाया है आपको, जो चीजें खबरों में रहती है मिलते जुलते यानी कि रिलेटेड फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये हमारा प्रयास रहता है कि हम तमाम चीज़ों को इसमें कवर करें। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखिए। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरी के लिए देश में सबसे ज्यादा पलायन कौन से राज्य से होता है। ये नवीनतम रिपोर्ट है जो अभी सामने आई है। देखिए, जो विकल्प आपको दिए गए हैं, विकल्पों की दृष्टिकोण से हम देखें तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। अच्छा, किसी विकल्प में सिर्फ उत्तर प्रदेश अगर रहा था तो वहां पर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होता। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक पलायन जो होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और फिर अपना बिहार जो आता है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए।
देखिए, दूसरे राज्यों में पलायन कर नौकरी की तलाश में जाने वाले की जो संख्या है, लगभग आधे लोग सिर्फ ये 2 राज्य यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली जिसकी बात हम कर रहे थे, जो अभी हाल ही में खुलासा हुआ इस बात का, जो रिपोर्ट कहती है, दरअसल यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो इसका खुलासा ई-श्रम पोर्टल से हुआ है, जहाँ पर काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले लोग अपना नाम रजिस्टर करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अब तक लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किया है ई-श्रम पोर्टल पर। पूरे भारत के सभी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिनमें अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 3 करोड़ बिहार के हैं और लगभग 10 करोड़ उत्तर प्रदेश से। अर्थात काम की तलाश में पलायन करने के मामले में क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार आगे हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखें, तकरीबन आधा जो आबादी है इस मामले की दृष्टिकोण से हम देखें तो वो इन्हीं 2 राज्यों को कवर करता है। तो इस वजह ये प्रश्न अराइज होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बड़ी अपडेट आप सबों को दे दूं, जो बातें कही जा रही थी कि 30 सितंबर 2024 को बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित होना था। दरअसल अब ये संभावना मतलब प्रतीत हो रही है कि ये 30 सितंबर को आयोजित नहीं होगा, जो बातें निकलकर अभी सामने आई है। और नई तिथि की हम बात करें तो 15-16 के आसपास नवंबर महीने में ये आपका एग्जाम होगा। ये बात ध्यान रखिए, नवंबर महीने में ये प्रस्तावित है। तो आप लोग अब प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब ये जो डेट है मुझे लगता है कि ये संभावित जरूर है, लेकिन ये एक प्रकार से कंफर्म मान के चलिए कि आपका एग्जाम नवंबर महीने में, मध्य नवंबर में होना है। ठीक है, प्रिपरेशन बरकरार रखिए और जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन देते रहिए, तैयारी बेहतर होगी। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो तकरीबन 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स सेक्शन से होंगे। एक बहुत बड़ा सेक्शन को कवर करता है। अगर रिमेनिंग जो 5-6 सेक्शन है उससे आप 10-10 भी अंक अर्जित करते हैं तो आप सिलेक्शन के कगार पर पहुंच सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका करंट अफेयर सेक्शन अगर ये मजबूत रहता है तो आप एकदम से सफल होंगे, ये हमारा आपसे दावा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? देखिए, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जो स्टेशन का नाम बदला गया है वो हमने आपके समक्ष रखा है। इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ये तमाम बातों को ध्यान से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। हालांकि इसका जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिलेगा, आप उसे प्रिंट करके ये चीज़ों को जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको लगेगा कि याद रखने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इसे जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहले भी स्टेशन के नाम बदले गए हैं। जैसे कि 2023 में हमने आपको जानकारी दिया था, 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, जिनमें कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया था। और इसके अतिरिक्त अंतु स्टेशन का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी अंतु धाम किया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथगंज को शनिदेव महाराज या फिर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज रखा गया था, मतलब ये नाम परिवर्तित करके। ठीक है, इससे पहले भी 2018 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन किया गया था। ये तमाम बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बतला दूं, जो रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाते हैं वो रेल मंत्रालय की तरफ से रखा जाता है। ठीक है, मतलब बदला जाता है, ये प्रस्ताव वहीं से आता है। इसमें राज्य सरकार चाहे तो जो मतलब नया नाम होता है वो सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 8 रेलवे स्टेशन का नाम, ये सभी रेल मंत्रालय के ही मतलब कर सकते हैं पहल है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न से। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, रिसेंटली आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हाजीपुर में है। एक्चुअली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिला कौन सा है। दरअसल हाजीपुर कोई जिला नहीं, अगर जिला पूछा जाए तो ये वैशाली जिला के अंतर्गत आता है और एग्जैक्ट यही चीजें एग्जाम में पूछा गया था। ये तमाम बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? अच्छा, गिग इकोनॉमी क्या होता है वो भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।
अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है लंबे समय से। देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिए, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी गिग वर्कर्स में से 56% भारत में काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, 56% जो है गिग वर्कर्स ये भारत में कार्य करते हैं। अच्छा, गिग वर्कर को अगर हम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें, देखिए जो स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, जो कंटेंट फर्म वर्कर होते हैं, ऑन कॉल वर्कर होते हैं, या फिर किसी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी होते हैं, आदि सभी इसमें वर्गीकृत किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर इसे आसान शब्दों में समझिए कि काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। इसका आप एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं स्विगी जोमेटो, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी हमने आपको दिखलाया है। अच्छा, अभी ये तो रिपोर्ट के कारण खबरों में है ही, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, लेकिन एक और वजह से ये खबरों में है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने स्विगी और जोमेटो जैसे मंचों पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर जगह देने का फैसला किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ई श्रम पोर्टल की अगर हम बात करें तो 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं हम अगले 5वें प्रश्न पे। देखिए, 5वां प्रश्न है कि हाल ही में पैरालंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, जो कि एक प्रकार का इतिहास रचती है। इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रीति पाल। आपको ध्यान रखना है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के सफल आयोजन के बाद अब पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त को शुरू हुआ है, जो कि 8 सितंबर 2024 तक ये आयोजित किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पैरालंपिक खेलों में प्रीति पाल ने 2 पदक अपने नाम की है, या फिर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी है। कौन? तो बात हम कर रहे हैं प्रीति पाल की। अच्छा, यहाँ पर 2 पदक जो इन्हें मिला, दोनों कांस्य पदक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने 200 मीटर T35 श्रेणी में 30.01 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ, और इसके अतिरिक्त दूसरा पदक 100 मीटर, इसी कैटेगरी में 100 मीटर स्पर्धा में आपको ध्यान रखना है कि 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। ये 2 पदक इन्होंने इस पेरिस पैरालंपिक खेल में अपने नाम किया है। अच्छा, पेरिस पैरालंपिक को लेकर ये तिथि ध्यान रखिए, कब इसका आयोजन किया गया है या फिर किया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भारतीय पैरालंपिक समिति ने 84 खिलाड़ियों का एक दल भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। देखिए, अब यहाँ पर अच्छा एक बात और आपको बतला दूं कि जो पेरिस पैरालंपिक खेल आयोजित हो रहा है, इसका जो शुभंकर है, ये आपको ध्यान रखना है, पैरालंपिक फ्रिज है। और ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था, ये था ओलंपिक फ्रिज। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक नज़र टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 की। देखिए, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक ये आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 19 पदक अपने नाम किए थे, जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा था। हालांकि पदक तालिका में चाइना 207 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, तस्वीर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों को, एक तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था वो था मैरितोवा, जबकि जो समिति जो था ये इसका पैरालंपिक खेलों का शुभंकर था। दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, इसका राइट आंसर जो है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि महाभारत जो महाकाव्य है वहां से इसे लिया गया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के नए
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, जो न्यायपालिका की गरिमा और उसकी विरासत का प्रतीक है। यहाँ से कई चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो नीले रंग का ये ध्वज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीले रंग के इस ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जो कि न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। और यहाँ पे श्लोक का जो स्रोत है वो हमने ब्रैकेट में लिखा है। कहाँ से लिया गया है? तो महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। महाभारत को ही पहले जय संहिता कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूं कि इस झंडे में अशोक चक्र और सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान भी शामिल है। इसमें ये चीजें दर्शाई गई है, दिखलाई गई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है कि महाकाव्य महाभारत से लिए गए इस संस्कृत श्लोक का जो अर्थ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जय, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ है जहां धर्म है वहीं विजय है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, नए ध्वज का जो अनावरण है ये 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये भी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, यहाँ पर ये जो मृच्छकटिकम आपको नाम दिख रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। मृच्छकटिकम क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मृच्छकटिकम जो है संस्कृत की उत्कृष्ट रचना है। आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। चलिए, हम यहाँ पर 7वें प्रश्न पे आ चुके हैं। 7वां प्रश्न है कि HSBC इंडिया लीजेंड्स गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स नोएडा में आयोजित किया गया। भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। बताएं कि इस चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस खिताब को अपने नाम किया है जोकिम हैगमैन ने, जो कि स्वीडन के हैं। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इंडिया लीजेंड्स गोल्फ चैंपियनशिप का भारत में आयोजित पहला संस्करण था। इस खिताब को स्वीडन के जोकिम हैगमैन ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला निशानेबाज रुवीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल की है? देखिए, रुवीना फ्रांसिस जो कि निशानेबाज है, इन्होंने यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कुल मिला के कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नवा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। बताएं कि अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी संख्या बढ़कर अब हो चुकी है 25 यानी कि 25। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय ने 4 पीएसयू कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये 4 कंपनियों की हम बात करें तो इनमें नाम आपको ध्यान रखना है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम। जो 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट है यानी कि जो 4 पीएसयू कंपनी थे, इसे अब नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ ही नवरत्न कंपनियों की सूची में कंपनियों की संख्या अब बढ़कर हो गई 25। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखिए, भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को 3 कैटेगरी में बांटा। एक तो होता नवरत्न, फिर मिनी रत्न और होता है महारत्न। अच्छा, महारत्न को लेकर हमने जानकारी आपके समक्ष रखा है क्योंकि यही अधिकतर बार पूछा गया है। देखिए, महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल होने वाले किसी नवरत्न कंपनी का वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक तथा वार्षिक कारोबार यानी कि टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तब जाके उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी बातें ध्यान रखिए। अब जो हम बात कर रहे थे प्रश्न में, नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 25। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए, डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हालांकि इसमें और भी मंजूरी दी गई है, वो चीजें हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को कृषि क्षेत्र से जुड़े 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए के
खर्च को मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना आदि शामिल है। जो 7 मतलब मंजूरी दी गई है, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। और जो एक्चुअली हमने आपको प्रश्न में पूछा वो कौन सा पूछा, डिजिटल कृषि मिशन, इसके लिए 2817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तमाम कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई है, हमने पॉइंट वाइज आपके समक्ष सभी चीज़ों को रखा है। आप इसको पढ़िए ध्यान से, और इसका पीडीएफ फाइल तो आपको मिलेगा ही, आप वहाँ से भी इसको एकदम से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने कई बार आपको बोला कि नोट्स बनाने में समय व्यतीत मत कीजिए, हम आपको बना बनाया नोट्स दे रहे हैं, वहीं से आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो ई3 नीति जारी किया गया है। देखिए, ये अभी हाल ही में जारी किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, तेजिंदर सिंह। ध्यान रखिए कि हाल ही में 1 सितंबर 2024 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और उन्होंने, आपको ध्यान रखना, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का स्थान लिया है। एक बात और, 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तेजिंदर सिंह की। अच्छा, यहाँ पर सेना प्रमुखों की बात हो रही है तो कुल मिलाकर ये जरूर ध्यान रखिएगा, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और नौ सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है और क्रम के दृष्टिकोण से वे कौन से नंबर के हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं। इन तीनों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए जिन्होंने मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने तमाम जानकारी ऑलरेडी आपको दे दिया है। अच्छा, जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, यही वाला कोर्स है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में मूल रूप से लगे हुए हैं तो इस वाले कोर्स को प्रेफर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो तमाम सामग्री मिल जाएगी जो आपके लिए एग्जाम पर्पज से बहुत उपयोगी होने वाली है। इसमें भी करंट अफेयर्स का पैकेज इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीजें इसमें आपको मिल जाएगा जिसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, एग्जाम नजदीक है, प्रिपरेशन में लग जाइए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।